नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी हैं। उपाध्याय जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार सती जी। जी सर, आपसे एक सवाल कांग्रेस से ही उठाते हैं, विपक्ष की बात फिर करेंगे। जी कांग्रेस में इन दिनों चेहरे पर चर्चा खूब चल रही है। कह रहे कि भाई चेहरा प्रेजेंट होना चाहिए और चेहरा प्रेजेंट होगा तो तभी जो है हम चुनाव जीत पाएंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, चेहरे की क्या जरूरत है, सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए। आप तो प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री बड़े पद संभाल चुके हैं राज्य में, तो क्या सोचते हैं, किस तरफ आप हैं? सती जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो सवाल आपने उठाया है। मैं आपका अंतर्मन से आभारी हूँ। मैंने 77 से कांग्रेस का किस तरह से मुख्यमंत्री बनते हैं, किस तरह से जाते हैं, क्या परंपरा रही है, और उससे पहले भी जो थोड़ा बहुत इतिहास जो पढ़ा है, कांग्रेस में हमेशा परंपरा ये रही है कि या तो जो है जो हमारा विधानमंडल दल है, जो विधायक हैं, वो मुख्यमंत्री को चुनने का काम करते हैं। और ये परंपरा मैंने सोनिया जी के वक्त तक देखी है। या फिर जो है विधानमंडल दल अपनी सहमति बना करके या हाईकमांड के ऊपर छोड़ देता है। मुझे याद है कर्नाटक में भी अभी राहुल गांधी जी के वक्त में भी, आप अगर जो पिछली सरकार बनी उसका अगर आप देखेंगे और उस समय जो लोग थे उसमें तो उसमें भी ये था कि सबकी राय ली गई विधायकों की, और उसके बाद जिसके पक्ष में जो है राय आई, जबकि वहाँ कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे जो आज हमारे राज्यसभा में जो है वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन जब सारे विधायकों की राय किसी और के पक्ष में आई तो जो है उनको मुख्यमंत्री जो है वो चुना गया हुआ माना गया। लेकिन समय बदलता रहता है और राजनीतिक दल जो है किस तरह से चुनाव जीत सकते हैं जनता की सेवा करने के लिए, और कांग्रेस की लंबी परंपरा रही है। तो मेरे विचार से समसामयिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पार्टी इसमें निर्णय लेगी, और जो भी निर्णय लेगी वो सब कांग्रेसियों को स्वीकार होगा। जब टिहरी में से आप विधायक थे और मंत्री बने, फिर दूसरी बार आप अपोजिशन में आप लोग आ गए थे, तो उन दिनों आप टिहरी के लिए बहुत आपने स्ट्रगल किया। 10-12 ऐसे मसले थे जिनको लेकर आप हमेशा लड़ते थे, और हालांकि उसके बाद आपने वहाँ से छोड़ दिया है। तो टिहरी को लेकर अभी भी आप वो जो आपके काम थे वो पूरे हो गए हैं या अभी वो लड़ाई चल रही है आपकी? उस समय सबसे बड़ी समस्या टिहरी और उत्तरकाशी के बारे में यह है कि उसके साथ थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ जो है न्याय नहीं हुआ, क्योंकि वो एक अलग रियासत थी और उस हिसाब से वहाँ विकास भी नहीं हुआ। तो इसलिए जब मुझे आशीर्वाद वहाँ दिया लोगों ने, मतदाता ने, हमारे सम्मानित मतदाता ने, तो मेरी पहली प्राथमिकता ये थी कि जिस भावना से, जिस एजेंडे के साथ मैं लोगों के बीच में गया हूँ, अगर वो पूरा नहीं होता है तो मेरे ख्याल से फिर मेरा विधायक या मंत्री रहने का कोई मतलब नहीं होता है। और जब मैं वहाँ के लिए संघर्ष कर रहा था, मैंने जो बांध विस्थापित प्रभावित थे महापंचायतें की, तो मेरी शिकायत जो है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी नारायण दत्त जी ने जो है सोनिया जी तक चिट्ठी लिखी कि भाई इस तरह से ये जो टिहरी बांध है ये ड्रीम प्रोजेक्ट है राजीव जी का, इंदिरा जी का, और किशोर उपाध्याय इसमें जो है वो व्यवधान डाल रहे हैं। मेरी वहाँ पेशी हुई तो मैंने कहा, मैडम मैं तो जैसे आप अमेठी में जिस तरह से मैं वहाँ के लोगों की सेवा करता था राजीव जी के वक्त में, हमने उनसे और आपसे सीखा है। तो जैसे अमेठी की मतदाता की आप सेवा करती हैं उसी तरह से मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। और अगर मैंने कहा आपको ये लगे कि भाई मुझे वो काम नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा ये मेरा इस्तीफ़ा है जो है, मैंने कहा मैं उसमें बेईमानी नहीं कर सकता। और हमने धरातल पर भी, और उसके साथ में जब मुझे ये लगा कि धरातल पर हम नहीं जो है न्याय मिल पा रहा है, तो एक उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें ये था, और जिसका कि सरकारों ने अवहेलना की कि जब तक अंतिम व्यक्ति का पुनर्वास नहीं होता है तब तक आप बांध की सुरंगें बंद नहीं करेंगे। अब अभी तक जो है बहुत से लोगों का पुनर्वास नहीं हुआ है। 2004 में सुरंगें बंद कर दी गई, तो मुझे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा,
और उसमें जिसकी बड़ी चर्चा है आज के दिन में, डोगरा चांटी पुल की बड़ी चर्चा है, चिन्याली सौर पुल की बड़ी चर्चा है। तो वो जो है, मैं आभारी हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि कम से कम उन्होंने सुरंगों के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जो है कनेक्टिविटी के सवाल पर ये जो है 3-4 चीज़ें दी हमको। तो अब हमारा काम जो है, एक प्रवृत्ति है, किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, वो अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश करता है और उसका नुकसान भी होता है। मुझे उसका नुकसान हुआ, मुझे मंत्रिमंडल से जाना पड़ा और ये निश्चित रूप से मैं आभारी हूँ। 2 बार टिहरी के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मेरी कमी रही होगी जो 2012 में मैं उनका आशीर्वाद उस हिसाब से नहीं ले पाया। लेकिन 2012 वाला चुनाव भी मुझे ये लगता है, और हुआ भी ये, कि अगर मैं मान लीजिए दोबारा रिकाउंटिंग करवाता तो मैं जीत जाता, जो बाद में मुझे पता चला। मेरे साथियों ने कहा कि भाई आप रिकाउंटिंग करवाइए, लेकिन वहाँ क्या कर दिया कि कुछ साथियों ने जिस तरह से समाज को बांटने की जाति के हिसाब से कोशिश की, और मैंने उसी समय निर्णय लिया। मैंने कहा देखो, किशोर उपाध्याय का विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनना बाद की बात है, हम समाज को नहीं तोड़ सकते हैं। और अगर मान लीजिए मैं रिकाउंटिंग करवाता और कुछ वोटों से जीत भी जाता, तो जो लोग जीते थे वो ये माहौल बनाते कि देखो हमारे आदमी को फिर जो है हरवा दिया गया है। तो इसलिए मैंने अपने को मैंने हार स्वीकार कर ली उसमें जो है। अब ये तो आज के ज़माने में मुझे ये लगता है कि जो राजनीति के मानक हैं, चुनाव जीतने की जो एक नैतिक जो मूल्य होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ह्रास हुआ है। और उसका शिकार हर वो व्यक्ति है जो अपने राजनीतिक जीवन में ईमानदार रहना चाहता है। अच्छा, इन दिनों आप वनाधिकार को लेकर राज्य में खूब सक्रिय हैं। राज्य में क्या उसके लिए आप बड़े मंचों पर भी आवाज़ उठा रहे हैं, देश भर में भ्रमण भी आपने किया है। तो वनाधिकार को लेकर जो आप कहना चाहते हैं वो यहाँ के लोग समझ पा रहे हैं? नहीं, वनाधिकार ही नहीं, मैं तो जब शुरू किया तो हमने यहाँ शराबबंदी के उस पर आंदोलन शुरू किया। जो विश्वविद्यालय है, गढ़वाल विश्वविद्यालय में छठी में था उस समय, हम पैदल गए जो है लगभग जो है 30 किलोमीटर जो है वहाँ श्रीनगर तक। उत्तराखंड आंदोलन और में भी जो है जो एक गिलहरी जैसी भूमिका मेरी रही। ये जो वनाधिकार है, मुझे ये लगता है कि ये उत्तराखंड को बचाने और बसाने का सूत्र है। और ये कोई मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ। आप देखिए महाराष्ट्र और उसमें झारखंड में जगह जगह तो लोग सड़क पर 50-50 हज़ार, लाख लोग आ रहे हैं कि जंगल हमारा है। और आप जो है, अब मान लीजिए ही उत्तराखंड में लगा लीजिए, मैं अभी लोहा घाट गया हुआ था और वहाँ जो हमारे बेचारे दिवंगत हो गए, वो हमारे अध्यक्ष थे जिला कांग्रेस कमेटी के, उनका भाई साहब जो है क्या करें, यहाँ इतने साल हो गए और मेरे गांव में सड़क नहीं जा रही। मैंने कहा भाई क्या हो गया? बोले साहब वहाँ 4 देवदार के पेड़ हैं और जो है वो परमिशन नहीं मिलती। अरे भाई जंगल हमारा है भाई, हमारा जंगल है, और मैं अपने जंगल में मेरी बहू, बेटी, माँ को सुविधा मिल जाए सड़क की, या मैं जो है उसके पेयजल की कोई लाइन बिछवाना चाहता हूँ और आप यहाँ से लेकर के दिल्ली तक हमको दौड़ाओगे। मेरे ख्याल से ये जो है जो फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, जो जंगल जिनकी जीविका जंगल पर आधारित है, उनके साथ बड़ी भारी नाइंसाफ़ी है। और इस नाइंसाफ़ी को समझा यूपीए गवर्नमेंट ने, समझा मनमोहन सिंह जी ने समझा, और उसके पीछे जो है वो प्रेरणा सोनिया गांधी जी की रही। 2006 का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है और उसकी प्रस्तावना में है कि हम लोगों ने इन लोगों के साथ बड़ी ज्यादती की, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और इसलिए इनके जो सामुदायिक जो अधिकार थे जंगलों पर, इनके जो व्यक्तिगत अधिकार थे, ये इनको वापस मिलने चाहिए। और आज मुझे खुशी हुई कि प्रियंका गांधी जी जब वहाँ गई उत्तर प्रदेश में निषादों के बीच में, तो उन्होंने कहा कि भाई इन नदियों पर हमारा अधिकार है। तो उसी तरह से उत्तराखंड में 72% जो है वो जंगल है, रिजर्व है, और वो आपके लिए है। हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पहाड़ का ना पानी हमारे काम आ रहा है, ना हमारा जंगल हमारे काम आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2006 का जो कानून है उसकी भावना की रक्षा करूँ। और उसमें सबसे पहले ये है कि पहले जब मैं गांव में था, मैं तो गांव का हल्दिया किसान का बेटा हूँ, हल चलाया है,
तो उस समय हम कोई अपना खाना बनाने के लिए गैस तो थी नहीं उस समय, वे जंगल से लकड़ी आती थी। आपने कानून बनाया तो वो जो है वो जंगल की हमारे आपने चूल्हे की लकड़ी छीन ली, और ये व्यवस्था नहीं की कि भाई हम इनकी चूल्हे की लकड़ी छीन रहे हैं तो इनकी बहू बेटी कैसे अपने बच्चों को खाना खिलाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई कम से कम उसका जो है एक गैस सिलेंडर दो भाई, हम आपके लिए जंगल बचाने का काम कर रहे हैं। सीधे सीधे जो हम ग्रीन बोनस की बात कर रहे हैं वो सीधे सीधे बहू बेटी के चूल्हे पर जाए। हमारा बिजली है, हमारा पानी है, दिल्ली में हमारा बिजली और पानी जो है आप वहाँ मुफ्त दे रहे हो, तो हम तो मुफ्त कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमारी बिजली हमारा पानी है, आप उसको हमको निःशुल्क क्यों नहीं दे सकते हो कंपनसेशन के रूप में। हम जंगल के बीच में रहते हैं, आपको हमको फॉरेस्ट ड्वेलर जो है वो घोषित करना चाहिए। और कल मुझे खुशी हुई कि हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने भी वनवासियों की बात की। ये नहीं उसमें कहा कि जो शेड्यूल ट्राइब हैं, जो वनों पर जिनकी ज़िंदगी आधारित है। अब जैसे हमारी 500 बकरियां होती थी, 10-12 भैंसें होती थी, छानियों में चले जाते थे, अपना जीवन बहुत बढ़िया चलाते थे, बाहर से खाली नमक और गुड़ आता था। तो इसलिए यहाँ का जो आपने हमारा, अब जैसे खैर की लकड़ी है, हम उससे वो हल बनाते थे। अब आपने जो हल बनाता था उसका भी जो है वो रोज़गार छीन लिया, उसके साथ में जो हमारा किसान था उसका भी रोज़गार छीन लिया, और आपने किसको दे दिया, वो जो पान मसाला बनाते हैं उनको दिया ना, खैर की लकड़ी का सारा। तो जो हमारा व्यवसाय था, जब आपने उस पर कब्ज़ा कर लिया है तो यहाँ के परिवार के एक व्यक्ति को कम से कम पक्की सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए जो है उसमें सरकार में। और हमको सबसे पहले मेरे ख्याल से हमारी उस समय भी जब उत्तराखंड आंदोलन में थे हम, हमारी पहली मांग ये होती थी कि हमको जो है केंद्र सरकार की सेवाओं में, और तब उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश की सरकार की सेवाओं में आरक्षण दीजिए फॉरेस्ट ड्वेलर मानते हुए। राज्य की मांग हमारी बाद में थी। तो आज भी हमारी मांग ये है कि यहाँ के लोगों को केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे चक्राता में पूरा का पूरा इलाका जो है वो आरक्षण की परिधि में है केंद्र सरकार की सेवाओं में। तो आप हमारे साथ जाति क्यों कर रहे हैं? अब देखिए हमारा किसान है, छोटा किसान है, अब वो जो है कभी वो बंदर उसकी फसल को नष्ट कर देते हैं, सुअर नष्ट कर देते हैं। अरे भाई उसको 5,000 रुपये नाली कम से कम आप मुआवजा दीजिए। अब जंगली जानवर जो है किसी को मार देता है, आप जो है 1,00,000-2 लाख रुपए देते हो उसको, भाई उसको 20-1 लाख रुपए उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, और परिवार के एक सदस्य को जो है नौकरी मिलनी चाहिए। हमारी जड़ी बूटियाँ हैं, कीड़ा जड़ी है। अब मैं देख रहा था परसों ही मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर डोभाल, जब मुझे कोरोना हुआ तो उन्होंने एक वो भेजा, वो जो कीड़ा जड़ी से बना हुआ, तो उसकी कीमत 11,000 रुपये, इतना सा जो है कीड़ा जड़ी। और हमारा सारी कीड़ा जड़ी भगवान जाने कहाँ जा रही है। आप वही स्थानीय लोगों को यहाँ की जड़ी बूटियों पर उनका अधिकार है, आप उसको वापस क्यों नहीं करते हो? हमारा पानी 60 करोड़ लोगों को ज़िंदगी दे रहा है जी। और आप जो है इस तरह से अगर उत्तराखंड की उपेक्षा करेंगे, ये सवाल जब नरसिम्हा राव जी ने मुझसे पूछा उस समय जब उत्तराखंड आंदोलन में थे, और उन्होंने कहा कि भाई हमारी पार्टी का तो ये है नहीं एजेंडा छोटे राज्यों का, तो मैंने कहा साहब हमको आप अपने लिए नहीं चाहिए। आप दिल्ली में अगर यमुना का पानी नहीं होगा, और अब तो गंगा का पानी टेरी बांध से जा रहा है, तो मैंने कहा यहीं पर एक बड़े नेता ने 30 करोड़ रुपए में औरंगजेब रोड पर उस समय एक फ्लैट खरीदा था। मैंने कहा 5 पैसे में कोई नहीं लेगा, तो आप सुरक्षित रह सकें इसलिए हम जो है ये अलग राज्य मांग रहे हैं। लेकिन दुख का विषय ये है कि 21वां साल चल रहा है और हम जो राज्य आंदोलन की भावना थी, शहीदों की भावना थी, उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी सवाल पूछा तुम्हारी इकोनॉमी का क्या होगा? मैंने कहा हम तो सबसे संपन्न और सुखी राज्य हो सकते हैं। मैंने कहा दिल्ली में ही, बाकी छोड़ दो आप। 1952 से लेकर के अब तक जो आपने वाटर टैक्स लिया है उसका 5% भी हमको दे दोगे आप, तो हमने कहा हम आपकी केंद्र सरकार भी चला लेंगे। तो जो वनाधिकार फॉरेस्ट राइट्स का जो मसला है, 2006 का कानून बना हुआ है और हम ऐसे नालायक हैं कि उसको यहाँ लागू नहीं करवा पा रहे हैं। अगर लागू करवा देंगे तो यहाँ की बहू बेटी, हमारा नौजवान जो पढ़ा लिखा है और नहीं भी पढ़ा लिखा है, तो उसके जीवन में जो है, उसके जीवन का जो संघर्ष है कम से कम वो ख़त्म हो जाएगा और उसके जीवन में खुशहाली आएगी। तो ये उत्तराखंड बचाने और बसाने का एक छोटा सा सूत्र है। और इस पर जो झारखंड की सरकार है, इस समय जो वहाँ मुख्यमंत्री हैं, ये जल जंगल और ज़मीन के इशू पर ही जो है इस बार वहाँ की सरकार बनी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आगे चुनाव हों वो इन मुद्दों पर हों,
यहाँ जो है जो जीवन को जीवन में सुख लाने वाले मुद्दे हैं, उन पर चुनाव होने चाहिए। इस पर नहीं होना चाहिए कि ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये कुमाऊनी है, ये गढ़वाली है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। तो अपनी कोशिश ये है कि उससे पहले अगर केंद्र और राज्य सरकारें इन सारे मुद्दों का समाधान कर लें तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। अच्छा, आपके विरोधियों से मैंने वनाधिकार की चर्चा की तो उनका ये कहना था कि किशोर जी तो खुद 2 बार मंत्री भी रहे हैं, सरकार में रहे, उनकी पार्टी की सरकार रही है, तब उन्होंने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? नहीं, आपने बहुत ही बढ़िया और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये सवाल किया। बल्कि आज भी हम, क्योंकि हम जो है ये जो चिपको वाला 26 मार्च को उसकी वर्षगांठ है, उस पर कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ भी चर्चा हुई। हुआ क्या कि मुझे भी पहले जो है उस पर जो है इतना वो नहीं था। जो है जब मैं अध्यक्ष भी रहा, उससे पहले मैं मंत्री भी रहा, विधायक भी रहा। हुआ क्या कि मैं एक बार वहाँ गया, बड़कोट गया। बड़कोट के सामने ही जो है नीचे तिलारी है, वो विश्व का पहला जो है जो फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, जंगलों पर जिनका जीवन आधारित है, जब उनके जंगलों पर कोई कोशिश की गई सत्ता ने कब्जा करने की, तो उन्होंने पहला संघर्ष किया 1930 में, 30 मई को। और उसमें हालत ये हुई कि उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। अच्छा, कुछ गोली से मर गए, कुछ यमुना में बह गए, कुछ लोग घायल हुए, तो वो जंगलों में जो है वो मर गए बिना। अब उस समय तो ना सड़क थी, ना कोई डॉक्टर था, ना कोई औषधि थी, कुछ था नहीं। उसके बाद लोगों को जेल ले जाया गया। जेल में जब उनसे मिलने के लिए सत्ता गई तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग माफ़ी मांग लो और हम आपको छोड़ देंगे। तो वो हंस दिए सत्ता पे, और उसमें ये हुआ कि उनके ऊपर जुर्माना हुआ। और जुर्माना हुआ तो उस समय पैसा होता नहीं था, कलदार होते थे चांदी के, वो नहीं दे पाए, तो उनकी बहू बेटियों की नीलामी हुई। आप लगाओ, किसी पहाड़ी की बहू बेटी की नीलामी हो जाए तो उस व्यक्ति की आप समझिए क्या स्थिति रही होगी। तब भी वो लोग झुके नहीं। तो अचानक ही मैं पूजा करके बैठा था, तो अचानक ही मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा बताओ मैं कैसा नालायक आदमी हूँ, हम कैसे नालायक लोग हैं कि हमारे पूर्वजों ने इतना सब कुछ हमारे लिए संजो करके रखा हुआ है और हम उसको नहीं ले पा रहे हैं। तो ये वहाँ पर क्लिक किया मुझे, पहले मेरे भी समझ में नहीं आया। और वहाँ पर जब ये क्लिक किया तो तब जा कर के हमने सबसे पहले 30 मई को यहाँ पर जो है तिलारी के शहीदों की याद में जो है हमने पहला कार्यक्रम किया, जिसमें बहुत सारे हमारे यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, हमने भाजपा को भी उसमें बुलाया था। हमारे अजय भट्ट जी उस समय अध्यक्ष थे, लेकिन वो नहीं आए। बाकी सारे के सारे राजनीतिक दल और सारे के सारे संगठन आए। और उसके बाद से हमने ये शुरू किया है कि भाई हमको जो है 72% यार आपने हमारी ज़मीन कब्जा कर ली महाराज, अब कुछ न करो। आज मैं तो कह रहा हूँ, पर कल भी मैं था एक कार्यक्रम में कि कुछ न करो भाई, हमको जो है इसी में आप एक आध बीघा दे दो, हम अपना काम चला लेंगे। लेकिन आप एक बात सोचो, क्योंकि आप रामनगर के आसपास रहते हैं, जब कॉर्बेट नेशनल पार्क का कानून बना होगा उस समय लोगों ने ये क्यों नहीं सोचा कि आज की हालत तो ये है कि साहब वहाँ अगर पेड़ गिर गया तो लकड़ी भले ही वो उसमें जो है गल जाए, सड़ जाए, लेकिन स्थानीय आदमी को नहीं मिलेगी। अब वहाँ बहेलिया रहा होगा, जो चिड़िया पकड़ता होगा, वहाँ जो है जो शिकार करते होंगे, हिरन का करते होंगे, या हो सकता है शेर मारते होंगे, उसका जो है खाल बेचते होंगे, आपने जो है या लकड़ी लाते होंगे, आपने कानून बना दिया और ये नहीं सोचा इनके परिवारों का जो है वो भरण पोषण कैसे होगा। तो ये जो कानून बने हैं, जो पर्यावरण से संबंधित कानून बने हैं, तब चाहे वो जल से संबंधित कानून बने हैं, वो हम लोग जो उसको पैदा करने वाले हैं उनके हितों पर कुठाराघात करने वाले हैं। तो इसलिए जो है ठीक है, विलम्ब से अगर हमको होश आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि साहब जो है उस पर वो लोग सवाल उठा रहे हैं। बल्कि मैं तो उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ, भाई मुझसे गलती हो गई, मैं 1952 में नहीं पैदा हुआ। आप 1952 में जब संविधान बन रहा था, अगर आप संविधान सभा की कार्रवाई देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो दलित वर्ग के लोग हैं, SC हैं, जो अरण्यजन हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, और जो गिरिजन हैं, पहाड़ में रहने वाले हैं, वो बराबर के कमज़ोर हैं। बाकी लोग जो है अपना अधिकार ले बैठे
और क्योंकि हो सकता है किन परिस्थितियों में हमारे पूर्वज वो काम नहीं कर पाए, तो अगर उनका बेटा, उनका पोता अगर उस बात को उठा रहा है, तो मैं तो उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि भाई उस काम को आगे बढ़ाने का काम करो। अगर वो चीज़ें मिलेंगी, अरे भाई तो तुम्हारे बच्चों को भी तो मिलेंगी ना। आज चक्राता अगर उसमें है, क्या कहते हैं, सेंट्रल जो सर्विसेज की रिजर्वेशन में, तो एक जगह से जो है वो 32 जो है डॉक्टर एक ही गांव से निकले हुए। ऐसा मेरे ख्याल से कोई गांव नहीं है जहां वहाँ PCS ऑफिसर और IAS ऑफिसर ना हो। तो मेरे विचार से उस पर मेरी आलोचना करने के बजाय ज़रूर करिए, उससे मुझे ताकत मिलती है, लेकिन साथ में उत्तराखंडियों का आप अहित मत करिए, उनको नुकसान पहुंचाइए उन मुद्दों को। कांग्रेस के कल हमें एक नेता हमारी उनसे मुलाकात हुई, तो ये वनाधिकार पर चर्चा उनसे भी हुई। तो उन्होंने कहा कि किशोर जी अगर वनाधिकार को चाहते हैं तो कांग्रेस के साथ क्यों नहीं करते हैं, वो अकेले क्यों चला रहे हैं, और वो तो खुद को इस्टेब्लिश कर रहे हैं प्रदेश में, कांग्रेस को नहीं कर रहे हैं। ये तो उन्होंने बहुत ही, मैं उनका और आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आपके माध्यम से ये कहने का मौका दे दिया है जी। मैं उनसे हाथ जोड़ करके विनम्रतापूर्वक, भाई पैर भी पकड़ने पड़े हैं तो वो पैर भी पकड़ करके मैं निवेदन ही करना चाहता हूँ कि मेरे मित्र, आप जो है, जो कांग्रेस की जो कार्रवाई होती, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या हमारे उपाध्यक्ष रहे हैं, आप उनकी प्रोसीडिंग्स देखिए। जब मैं अध्यक्ष था तो राहुल गांधी जी ने पूरे देश के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई और उसमें कहा कि ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006, आप उसका अध्ययन करिए और जो इस तरह से फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, आप उनके हक जो है वो लेने का काम करिए। अब वो मेरे भाई बहुत ही बुद्धिजीवी हमारे साथी हैं, मैं उनका नाम भी नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन वो कम से कम उनको इतना ख्याल जरूर रखना चाहिए कि अगर आप ये बात कर रहे हैं तो 2006 में किसकी सरकार थी? 2006 में तो कांग्रेस की सरकार थी, नहीं यूपी की सरकार थी। अब जब वो सरकार कांग्रेस की सरकार है, उसने जो कानून बनाया है, अगर किशोर उपाध्याय उस कानून को लागू करने की बात कर रहा है, तो मैंने तो सबको बुलाया। मैंने जहाँ भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमने अध्यक्ष जी को दिया कि साहब आप इस पर लगाई लगिए। अपना जो है हमने उनको अपना प्रार्थना पत्र दिया, हमने मुख्यमंत्री जी को दिया, हमने सारे के सारे विधायकों को दिया। जब विधानसभा चल रही थी, ये पहली बार हुआ कि एक पूर्व मंत्री, एक पूर्व कांग्रेस का अध्यक्ष, एक पूर्व विधायक, मैं विधानसभा गया तो उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया कि आप अपने विधायकों को जो है वो चिट्ठी नहीं दे सकते हो। हमारा ये था कि भाई कहाँ से हम पैसा लगाएंगे, जो है उसमें 5-7 रुपए एक रजिस्ट्री पर चिट्ठी भेजने में लगता है। तो मैंने कहा वहीं खड़े होकर के सबको चिट्ठी दे दूंगा। वो पता चला जो है वो सरकार ने मुझे गिरफ्तार कर दिया कि आप अपने विधायकों को चिट्ठी नहीं दे सकते हो। तो सवाल ये नहीं है कि हम कब मुद्दे को उठा रहे हैं, सवाल ये है कि ये जो प्रवृत्ति है, और मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आदर करता हूँ, लेकिन जो वो हमारे प्रतिपक्ष वाले लोग जो कह देते हैं कि नेहरू जी ने ये नहीं किया, उस गांधी जी ने ये नहीं किया, फलाने जी ने ये नहीं किया, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस मानसिकता से ग्रसित होकर के किशोर उपाध्याय का विरोध मत करिए। आप मुद्दे की बात करिए, और मुझसे अगर गलती हुई है तो यार आप हमारे कलीग हैं, आप कह सकते हैं कि नहीं किशोर उपाध्याय ये ठीक नहीं हो रहा है। और मुझे खुशी है आज सतीश जी कि परसों ही जो है जब श्रीनगर में पहली बड़ी रैली कांग्रेस की हुई तो उसमें हरीश रावत जी ने भी, और उसका हरीश रावत जी तो पहले कह रहे हैं कि भाई ठीक है किशोर उपाध्याय एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका एजेंडा थोड़ा जरा ज़्यादा लोडेड है। लेकिन हमारे जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने शुरू ही जो है हमारे वनाधिकार आंदोलन से किया, और उसमें उन्होंने जो है हमारे सारे साथियों को, मुझे क्या सारे साथियों को शाबाशी दी कि अगर हम जन संघर्ष जो जन मुद्दे हैं उनसे जुड़े रहेंगे तो मेरे ख्याल से हमारी स्वीकार्यता जो है मतदाता के मध्य भी और जनता के सामने साथ भी बढ़ेगी। तो मैं उनसे निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि भाई मेरा विरोध ज़रूर करो, लेकिन जिससे उत्तराखंड बच सकता है उस मुद्दे का विरोध मत करो, और जो कानून आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया है उसका कम से कम जो है सम्मान करो। जी। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आता है, टिहरी के लिए आप एक ऐसा चेहरा बन गए थे जो टिहरी के लिए लड़ता था,
लेकिन 2017 का चुनाव आपने वहाँ से नहीं लड़ा। फिर सुनने में आया कि आप ऋषिकेश से तैयारी कर रहे हैं और अंतिम दिनों में आप शाहजपुर चले गए, और शाहजपुर से क्या नतीजा हुआ वो आप अभी तक आपको मालूम है ही। तो आप क्यों टिहरी से वहाँ गए, और फिर इस बार आप टिहरी में ही फिर दोबारा, लोग कह रहे हैं सक्रिय हैं, दोबारा आप टिहरी में ही इस्टेब्लिश होना चाहते हैं, तो फिर 2017 में आपने ये सब गोल चक्र कैसे हुआ? नहीं, आपने बहुत सी जो है पुरानी स्मृतियों को जो है सतेजी जो है वो ताज़ा करने का काम किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो घावों को कुरेदने का काम किया है, इसलिए कि मुझे ये लगता है, मेरी पार्टी को, हमारे नेताओं को लगता है कि नहीं लगता है, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये लगता है कि पता नहीं क्यों मैं जो काम करता हूँ उसका मुझे प्रतिफल क्यों नहीं मिलता। मैं 84 में, और ये राजीव जी का आशीर्वाद रहा, मैं लिखित में उनका इलेक्शन का वहाँ पर प्रभारी रहा। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वजह से सबसे ज़्यादा वोटों से वो जीती, हाँ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक गिलहरी जैसे किशोर उपाध्याय की भूमिका रही होगी। अब लेकिन हम पहाड़ में उड़ारों के रहने वाले लोग हैं, हम ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं। दिल्ली के जो एक बार बहुगुणा जी जब मुख्यमंत्री बने तो उनसे किसी ने कहा कि बहुगुणा जी, यहाँ उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े शेर हैं कांग्रेस में, आप कैसे उनसे जो है उनके साथ निपटोगे, कैसे काम करोगे? तो उन्होंने कहा मुझे यहाँ की चिंता नहीं है शेरों की, मुझे दिल्ली के चूहों की परेशानी है। वो आप अगर पढ़ेंगे कहीं उनके कोट, तो हमको उस तरह की पैलेस पॉलिटिक्स नहीं आती है ना। मैं कभी किसी का उस तरह से लीडरशिप के सामने मैं किसी का जो है आलोचना या विरोध करता हूँ। मुझे पूरी तरह से हराने में विजय बहुगुणा जी ने हर चुनाव में बड़ी कोशिश की, लेकिन हमने कभी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। और जो मेरा 12 वाला चुनाव था, उन्होंने 4 लोगों को जो है खड़ा किया मेरे खिलाफ मुझे हरवाने के लिए, तब भी मात्र 275-375 वोटों से हरवा पाए। हमने तब भी उनकी कोई शिकायत नहीं की। ये काम जो है हाईकमांड को देखना चाहिए। अब आप ये देखिए कि 77 से मैं कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ, तब से मैंने आपको बताया 84 वाला बताया, उसके बाद वाला बताया। उसके बाद जब 2000 में जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ तो मैं पहला आदमी था और जो उसमें शामिल हुआ। और उसके बाद जब 2000 में पीसीसी बनी तो हरीश रावत जी का निश्चित रूप से बड़ा भारी योगदान है, लेकिन उसमें जो है 20-30-40% किशोर उपाध्याय का भी होगा। मैं तो उस समय ड्राइवर का भी काम करता था, टाइपिस्ट का भी काम करता था, चपरासी का भी काम करता था। बैठने के लिए जो है यहाँ ऑफिस में कुछ था ही नहीं, 4 कुर्सियाँ भी नहीं थी, तो सबकी जो है दोस्तों की, आप जैसे दोस्तों की जेब वेब काट करके हमने पीसीसी चलाई 2002 तक। अब 2002 में भाई मुझे क्यों नहीं कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए था? मेरा योगदान था भाई कांग्रेस के लिए। जिस कांग्रेस को लोग उत्तराखंड राज्य आंदोलन के कारण नहीं स्वीकार कर रहे थे, मैंने उसकी स्वीकार्यता, मैंने धीरेन्द्र प्रताप जी ने, डंगवाल जी ने यहाँ पर बनाई है और साथियों ने बनाई। आपने 2002 में जो है जिसका कोई योगदान नहीं है, ऐसे लोगों को आपने कैबिनेट बना दिया। जब संकट में आई लोग, जब तिवारी जी को बनाया गया और विधायक एक तरफ हो गए, तो मैं गया सोनिया जी के पास कि भाई ये आप उनको मिल लीजिए और वो आपके निर्णय का सम्मान करेंगे। तब जाकर के फॉर्मूला निकला कि कैसे जो है सरकार चलेगी। मुझे जो है 2004 में जो है मंत्रिमंडल से, मंत्रिपरिषद से हटना पड़ा। 2007 में भैया मुझे, या तो मैं प्रदेश अध्यक्ष होता, नहीं तो कम से कम CLP होता। आपने उससे मुझे दरकिनार किया। 2009 में 2004 में, अरे भाई मेरा भी तो हक बनता है कि मैं लोकसभा लड़ सकता हूँ यहाँ। भाई राजनीति में तो अब जिन्होंने गेरुए वस्त्र भी पहन लिए वो सब लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और क्या क्या नहीं बनना चाहते हैं। भाई हम तो राजनीतिक लोग हैं और हमने सेवा की है कांग्रेस की। बाकी लोगों ने तो कांग्रेस से लिया है, भाई हमने अपना जीवन दिया है कांग्रेस को। आपने मेरा हर बार जो है वो लोकसभा में जो है मुझे दरकिनार कर दिया, राज्यसभा में दरकिनार कर दिया। 2012 में 7 और 12 में मैंने और हरक सिंह ने, दोनों ने इतना संघर्ष किया। आज वो बीजेपी में, मैं घर बैठा हूँ चुनाव हार करके। और भाई जब 12 में ये फैसला हो गया तो आप ये बताओ, उस समय एक वातावरण बन गया था कि किशोर उपाध्याय को टिकट मिलेगा, उसके साथ बड़ा गलत हो गया, चुनाव हार गया वो। 2012 में लोकसभा का टिकट मुझे मिलता, मैं जीतता, लेकिन नहीं भाई आपने एक मुख्यमंत्री के बेटे को दे दिया, तो उसमें पीड़ा तो होती ही है। भाई आपने जो है, जब मैं अध्यक्ष बना तो अध्यक्ष कैसे चलेगी अध्यक्ष हैं?
आपने 3 बार जो है राज्यसभा का आपने फैसला लिया और हर बार किशोर उपाध्याय को जो है दरकिनार कर दिया, इसलिए कि मैं कभी बोलता नहीं हूँ अपने योगदान के बारे में। जब विधानसभा की बात आई मैंने मना किया, मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और मैं आज ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि 2022 में भी चुनाव आने वाले हैं। हरीश रावत जी ने कहा कि भाई इस तरह का इम्प्रेशन चला गया है कि मैं नारायण दत्त जी के साथ लगता रहा, मैं जो है विजय बहुगुणा के साथ भी लगता रहा और फिर अब तुम्हारे साथ भी लड़ रहा हूँ। तो एक हमारी बड़ी कम्युनिटी है और बड़ी वाइब्रेंट कम्युनिटी है, जो है एक कम्युनिटी है, और उसमें ये संदेश नहीं जाना चाहिए अब कि भाई जो है वो हमने जो है किशोर उपाध्याय का जो है वो विधानसभा का टिकट भी जो है वो काट दिया है। मैंने तो मना किया जब सीईसी में ये बात चल रही थी कि क्या किशोर उपाध्याय, और किशोर उपाध्याय इंडिविजुअल नहीं था, किशोर उपाध्याय प्रदेश का अध्यक्ष था। जब आपने अंतिम वाला राज्यसभा का फैसला लिया और पूरे में एक वातावरण बन गया दिल्ली तक कि भाई ये किशोर उपाध्याय का हक बनता है, और आपने उस पर कुठाराघात कर दिया, तो उसी दिन कांग्रेस बैठ गई, सारा कार्यकर्ता बैठ गया। इसलिए नहीं कि उनको किशोर उपाध्याय से कोई प्यार था, इसलिए कि उनके अध्यक्ष का अपमान हुआ था। तो जब ये हुआ कि साहब कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, और मैंने कहा जो इंडिपेंडेंट, और खुद ले गया मैं एक इंडिपेंडेंट, तो सरकार बनाने के लिए मैं खुद ले गया दिल्ली जा कर के जो है। जब ये हुआ कि अध्यक्ष को चुनाव लड़ना चाहिए, सीईसी में मैं उठ करके आया, तो ये सीईसी ने तय किया कि भाई अध्यक्ष को चुनाव लड़ना चाहिए। और जहाँ तक टिहरी का सवाल है, अब आप ये देखिए ना कि एक विधायक जो है वो कांग्रेस को समर्थन दे रहा है। जब मैं वहाँ जाता तो तभी जो है वो यहाँ शिकायत हो जाती कि साहब हमारी सरकार गिर जाएगी। मैं 5 साल कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं गया, पहली बात तो ये थी। दूसरा ये था कि जो विधायक, जो मंत्री आपको समर्थन दे रहा है, भाई उसके खिलाफ क्या बोलूँगा मैं वहाँ, आप एक चीज़ बताओ ना जी। और मैंने कहा कि भाई जितने भी ये इंडिपेंडेंट हैं, पीडीएफ सो कॉल्ड जो है, मैंने कहा कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े, मैं इनके प्रचार के लिए मैं जाऊँगा सबसे पहले इनको जितवाने के लिए। लेकिन वहाँ जो इंडिपेंडेंट थे 3 लोग, एक देवप्रयाग वाले, एक टिहरी वाले और एक जो है ये हमारे यमुनोत्री वाले, उनको मोहरा बना करके आगे खड़ा कर दिया गया कि साहब हमको जो है राज्यसभा की सीट मिलनी चाहिए। अब किसने वो मोहरे बनाई, क्या हुआ, मैं उस सब विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ। अब ये जो सहसपुर वाला फैसला भी, ऋषिकेश में मैंने कहा, मैंने राहुल जी के सामने कहा कि साहब मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। मैंने उनसे दिल्ली में कहा कि मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा, इसलिए कि मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे किसी का टिकट काटने का कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं भाई, अगर हम किसी का टिकट काटेंगे तो उसको हम एडजस्ट करेंगे और हम उसको समझाएंगे। सहसपुर भी जो है सबने मिल करके तय किया, इसलिए कि सहसपुर नज़दीक है। हम दिन भर जो है वो पूरे प्रदेश में जो है कांग्रेस के लिए काम करते, शाम को आते तो अपना 10-20 गाँव में घूम करके 15 दिन में जो है वो कन्वेंसिंग कर लेते। अब आज जो स्थिति है उससे लोगों के मन में बहुत से संशय, और कांग्रेस को वो संशय निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाने वाले होंगे कि एक तरफ तो आप कांग्रेस अध्यक्ष के इंस्टीट्यूशन को मानते हो, दूसरी तरफ जो कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़े, आज जो है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बिल्कुल गले में जो है हार बने हुए हैं, तो उससे कांग्रेस को नुकसान होता है। मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता था, और इस कंसिडरेशन में कि किशोर उपाध्याय की वजह से कांग्रेस को नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं तो जब हमारी सरकार गिरी उस समय मैं इस्तीफ़ा लेकर के गया राहुल गांधी जी के पास, उन्होंने मेरा इस्तीफ़ा एक की तरफ कर दिया। जब यहाँ हम चुनाव हारे तब भी मैं इस्तीफ़ा लेकर के गया, और मैं उनका आभारी हूँ कि दोनों बार उन्होंने मेरा इस्तीफ़ा जो है वो नकार दिया, लौटा दिया। अच्छा, हमने देखा प्रदेश में आप एक मजबूत प्रदेश अध्यक्ष तौर पर उभरे, लोग उन दिनों काफ़ी आपसे जुड़ते थे, युवा खासकर आपने जोड़े। और जब वो रावत जी की सरकार गिर गई और उस दौरान काफ़ी नेताओं को ऐसा लग रहा था कि वो दूसरी पार्टी में शिफ्ट कर जाएंगे, तो आप अचानक सड़क पर निकले और बड़ा हुजूम आपके साथ नज़र आया, और एक तरह से हरीश रावत जी को आपने उस वक्त काफ़ी मजबूती दी, और बाद में ये कहा गया कि दोनों के संबंध में कड़वाहट आ गई है। क्या ऐसा सही बात है? ये नहीं, देखिए क्या है सती जी, मैं अंतर्मन से जी और ईश्वर और माँ भगवती को मानने वाला व्यक्ति हूँ, राजराजेश्वरी को, उसकी सौगंध लेके कह रहा हूँ कि मैं जो यहाँ का कांग्रेस जन है, उसने 18 मार्च 2016 में और उन दिनों जो भूमिका निभाई जी, मुझे जानकारी थी
कि हमारे और लोग जा सकते हैं। और जब सरकार गिरी तो मैं पहला व्यक्ति था जो हरीश रावत जी को के साथ खड़ा हुआ कि नहीं, हमको किस तरह से करना चाहिए। और जब मुझे ये लगा कि नहीं, ये गलत हो गया है, तो हमने सबसे पहले लोकतंत्र बचाओ पूरे प्रदेश में यात्राएं निकाली। आप ये देखिए कि मेरे ख्याल से 55 दिन में हमने लगभग 700 यात्राएं निकाली लोकतंत्र बचाओ के। ऐसा लग रहा था जैसा पूरा, कांग्रेस की बात छोड़िए, पूरा उत्तराखंड जो है सड़क पर उतर आया है हरीश रावत और किशोर उपाध्याय और कांग्रेस के पक्ष में। और हमारी सरकार बच गई इसलिए कि उन लोगों को लगा कि भाई अगर हम चले जाएंगे तो जो है वो हम चुनाव हार जाएंगे। अब जब ये वाली स्थिति हुई तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि क्यों जो है कांग्रेस ने, हमने आत्मघाती जो कदम उठाया, एक राज्यसभा की सीट ने जो है बहुत से झंझट खड़े कर दिए। उसमें क्या हो गया कि भाई हम हरीश रावत जी को कोई राजनीतिक रूप से तो मानते नहीं थे, हम तो बड़े भाई के रूप में मानते थे। उससे ये लगा कि भाई हरीश रावत ने किशोर उपाध्याय का गला काट दिया है, उससे ठाकुर ब्राह्मण हो गया, उससे ठाकुर ब्राह्मण दलित हो गया, उससे गढ़वाल कुमाऊं हो गया। और उसमें सबसे बड़ी जो बात हुई, जो क्योंकि मेरी जब अपने साथियों कांग्रेस वर्कर से बात, उनको ये लगा कि हमारे अध्यक्ष का अपमान कर दिया गया है। देखिए, वो जो भावनाएं होती हैं ना, वो तोड़ देती हैं जो है वो ताकतों को। और उसने, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान जो है वो हमको पहुंचा दिया। अब उसमें तब चाहे मेरी गलती रही हो, तब चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी की गलती रही हो, तब चाहे हाईकमान की गलती रही हो, या जिसकी भी रही हो, नहीं तो मुझे ये लगता है कि इतना अच्छा कॉम्बिनेशन पहली बार इस देश में बना था कांग्रेस में, जहाँ कहीं किसी तरह का कोई विवाद ही नहीं था। और हो सकता है भाई ऊपर वाले को भी ये अच्छा ना लगा हो सकता है मेरे मन में जो है मेरा मन साफ ना रहा हो, या हमारे मुख्यमंत्री जी का मन साफ ना रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ऊपर वाले ने जो है वो हमको उसका जो है कांग्रेस को और हमको दंड दिया है, मैं तो ये मानता हूँ। धन्यवाद किशोर जी, आपने बहुत सारे मुद्दों पर हमसे बात की और बहुत ही बेबाकी से बात की। मैं आपका आभारी हूँ।